पैसा, क्यों पैसा पैसा करती है। व्हाट इज टू बी डन, ठीक है, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है। पिक्चर आ रहा है, ठीक है। हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है। रिद्धि सिद्धि, आप लोग बुक में टिक मार के लिखते रहो, ठीक है। बुक में लिखते रहो, तुम लोग को तो नोट्स इस चैप्टर का अभी मुझे मिला नहीं है, मैं मांगूंगा किसी स्टूडेंट से, ठीक है, उसके बाद आप लोग को फॉरवर्ड करूंगा। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बाई होम, बाई होम का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा करना है, ठीक है। किसके द्वारा करना है, ठीक है। तो प्लानिंग यही होता है, क्या करे, कब करे, कैसे करे, और कौन इस काम को करेगा, यही होता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या कहता है कि हम आज कहाँ पर हैं और हम कल भविष्य में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इस बीच में प्लानिंग क्या करता है, एक सीढ़ी की तरह काम करता है। जिस सीढ़ी पे चल कर आज हम चलेंगे तो कल हम जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचा देता है। प्लानिंग क्या है, वो सीढ़ी की तरह है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करता है। ये प्लानिंग का डिफिनीशन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लेते हैं, अपने गोल टारगेट को सेट कर लेते हैं। एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग में हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। एंड द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। प्लानिंग में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, ठीक है। और उस गोल तक पहुंचने के लिए अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब क्या बोले, कायदे से, सही कायदे से, ठीक है। नहीं बोलते कायदे से बतियाइए हमसे आप, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट मतलब सही तरीके से, बेस्ट तरीके से, सही तरीके से, द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। So we can design planning as setting up of objectives and targets and formulating an action plan to achieve them। तो प्लानिंग क्या हो गया कि ऑब्जेक्टिव को सेट करना ताकि हम अपने गोल टारगेट को पहुंच अचीव कर सकें, ठीक है। चलो, अब आएगा प्लानिंग का फीचर। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। प्लानिंग कब स्टार्ट होता है कि प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखो प्लान मतलब क्या करते हो, जैसे अगर तुमको पूछे कि एग्जाम होगा तो आपका प्लान क्या है, ठीक है। तो आपको हो गया यार एग्जाम में स्कोर करना, मतलब पहले आपका कोई टारगेट होता है, ठीक है, कोई आपका गोल होता है, फिर आप उसी को अचीव करने के लिए ना काम करते हो, ठीक है। तो प्लानिंग में क्या होता है ना, सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव तुम्हारा रहेगा ही नहीं, कोई गोल टारगेट रहेगा ही नहीं, तो फिर तुम अचीव किसको करना चाहोगे, ठीक है। तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के खत्म होने पे हम प्लानिंग के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अप दी ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग डिसाइड द मेथड। जब तुम इस मतलब जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तुम डिसाइड कर लेते हो उसके बाद ही प्लानिंग में हम लोग मेथड डिसाइड करते हैं, प्रोसीड्यूर डिसाइड करते हैं और स्टेप्स टेकन टू बी केयर फॉर अचीवमेंट ऑफ द सेट ऑब्जेक्टिव। तब हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करें, उसके लिए तरीका क्या होगा, उसके लिए हम लोग फिर काम करना शुरू करते हैं। तो ये है प्लानिंग का पहला फीचर। देखो नोट्स वोट्स तो मिलेगा नहीं, तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। दूसरा, प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। देखो प्लानिंग चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, मैनेजमेंट का। तो मैं पहले तो मैनेजमेंट पढ़े, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस इन्वायरमेंट, लेकिन एक्चुअल में जो मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो प्लानिंग फंक्शन से होता है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सबसे फर्स्ट, सबसे फर्स्ट फंक्शन जो मैनेजमेंट का है वो होता है तुम्हारा प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। नो अदर फंक्शन कैन बी executed by the manager without performing the planning function because objectives are set up in planning and other function depends on। इतना जरूरत नहीं है करने का, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिज्ञासा, बार बार मुझसे मत पूछना फिर। चलिए, तीसरा है परवेसिव। परवेसिव मैंने आप लोग को इससे पहले भी 10 बार बता दिया है। परवेसिव मतलब होता है जो सब जगह पाया जाता है, जो सब जगह मौजूद है,
तो प्लानिंग क्या होता है, मैनेजमेंट के जो तीन तीन लेवल हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, इन तीनों जगहों में मैनेजमेंट में प्लानिंग पाया जाता है। और किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल हो चाहे बड़ी हो, सब जगह परवेसिव फंक्शन होता है, ठीक है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मिडिल साइज हो, चाहे लार्ज हो, प्लानिंग हर जगह पाया जाता है। चौथा पॉइंट है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अभी जो डिफिनेशन तुम्हें मैंने बताया, प्लानिंग क्या करता है, हमारा जो प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट में जहाँ हैं और हम भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारा फ्यूचर है। हम चाहते हैं कि आज हम, मेरे पास अगर आज एक भी स्टूडेंट है, मेरे पास आज मान चलो 20-30 स्टूडेंट है, मैं चाहता हूँ मेरे पास 100 स्टूडेंट कल के डेट में मैं चाहता हूँ कल के डेट में मेरे पास 100 स्टूडेंट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। और जब प्लान बनाऊंगा तभी फिर क्या हो पाएगा, मैं अपने टारगेट तक अचीव कर लूंगा। तो प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बनाए गए फ्यूचर प्लान्स को अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, और प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग इज नेवर डन फॉर द पास्ट। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रोडिक्शंस एंड assumptions फॉर फ्यूचर एंड these predictions are made on this। ठीक है, इतना जरूरत नहीं लिखने का, यहाँ तक काफी है। पांचवा पॉइंट क्या है, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स also one has to be in touch with the changes in changing environment and in the selection of one best way. So after making plans also planners keep making changes in the plans। देखो प्लानिंग क्या होता है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। प्लानिंग क्या है तुम्हारा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक हमारे गोल्स टारगेट को अचीव नहीं हो पाते हैं, हमें प्लानिंग रिपीटेडली करते रहना पड़ता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया प्लानिंग का फीचर्स। अब आता है प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। प्लानिंग इज कंसर्न विथ, यार पता है ना, इसमें थोड़ा टेढ़ा वर्ड है। एक काम करो, आप लोग लिखना शुरू करो। आप लोग लिखना शुरू करो। तो नोट्स बोल देता हूँ, क्या नाम था, जिज्ञासा। रेडी हो लिखने के लिए, बोलना स्टार्ट करूँ। अच्छा, किसी का माइक नहीं ऑन होगा। बातचीत चल रही ना। रुको, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। नोट्स रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन नोट्स है नहीं मेरे पास। रुकिए, स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है, ठीक है सर, माइक ऑफ करो, मैं समझ गया तुम्हारा बात। लिखिए क्या है, पहला पॉइंट क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। ये लिखिए। सारे बच्चे लिखो अब, फिर मैं मिटा दूंगा इसको।
चलिए, पहला फंक्शन यही है कि प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है। ठीक है, मतलब आप अगर कहीं घर से निकले हो जाने के लिए, तो आपको जाना किधर है, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, जब आपको दिशा पता होता है तब ना उस दिशा की तरफ अपना साइकिल मोटरसाइकिल ले जाते हो, चलाते हो। तो प्लानिंग से क्या होता है, हमको किस डायरेक्शन जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है, हम उधर क्लियर होते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉयज लोग काम कर रहे हैं, वो अब उनका एफर्ट है, हम अपने मेहनत को, उनके एफर्ट को हम एक जगह पे केंद्रित करवा पाते हैं, फोकस करवा पाते हैं। ठीक है, ये है प्लानिंग का पहला फंक्शन का। ठीक है, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू डायरेक्ट देयर एफर्ट्स, ठीक है, toward the achievement of goals. It also provides efforts to the it also provides direction to the efforts implies. इससे सारे वर्कर्स को पता चल जाता है कि हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो जब सारे लोगों को पता होता है ना, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था कि सारे लोग एक डायरेक्शन में, एक दिशा की तरफ फोकस कर पाते हैं। ठीक है, ये है प्लानिंग का फायदा। सेकंड फंक्शन लिखो आप लोग। सेकंड फंक्शन है, तो चलो सेकंड फंक्शन लिखवाने की जरूरत नहीं है, बुक से हो जाएगा। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ये बुक से लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, दे फेस मेनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। रोज कुछ न कुछ होते रहता है जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो प्लानिंग से क्या होता है ना, मैनेजर पहले से ही उसके लिए तैयारी कर लेता है। ठीक है, वो फ्यूचर्स को पहले ही देख सकते हैं। 4C का मतलब क्या होता है, पहले ही देख सकते हैं। ठीक है, कि अच्छा ये चीज हमारे साथ गलत हो सकती है, तो चलो ठीक है, हम उसके लिए तैयारी पहले से ही कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टॉपिक था। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मैनेजर्स भी करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली बिजनेस में हो रहे चेंजेस को मॉनिटर करते हैं। तो उससे जो भी कुछ नकारात्मक या नेगेटिव चीजें जो हो सकती हैं, वो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं, और उनसे अपने आप को कैसे बचाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इससे प्लानिंग में क्या होता है, रिस्क और अनसर्टेनिटीज क्या होता है, कम होता है। बाकी और दो पॉइंट अब यहाँ से, ये चारों पॉइंट, पांचों पांच चौथा पांचवा पॉइंट लिख लेना। ठीक है, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। देखो प्लानिंग में क्या होता है ना, नए नए आइडियाज हर जगह होता है। ठीक है, प्लानिंग रिक्वायर्स अ हाई थिंकिंग, प्लानिंग जो करना होता है ना, बड़ा दिमाग वाला काम होता है। ठीक है, एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्ट मतलब बहुत ही ज्यादा सोचने समझने वाला काम, ऐसे समझ लो। ठीक है, जिसमें बहुत ही हाई थिंकिंग चाहिए, सोचने वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चांसेस क्या होता है कि जब आदमी इतना उसके लिए गहन सोच करेगा, बहुत ही डीप में थिंकिंग करेगा, ठीक है, तो उसको एक काम को करने के ना बहुत से सारे बेटर मेथड उसको मिलते हैं। ठीक है, प्लानिंग कोई आदमी अकेले नहीं करता, टीम होती है प्लानिंग करने के लिए। तो चार पांच लोग मिलके हैं जो काफी काफी डिटेल में, काफी थॉरली उन चीजों को पढ़ेंगे, सिचुएशन को देखेगा, समझेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, काम को फाइनली किस तरीके से करना है, इस पे वो लोग फिर डिसीजन लेता है। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग क्या होता है, इससे नए नए आइडियाज आते हैं। ठीक है, प्लानिंग में लोग नए नए आइडियाज क्रिएट करते हैं। पांचवा है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। Planning helps the managers to take various decisions. As in planning, goals are set in advance and predictions are made for future. These prediction and goals helps the manager to take fast decision. ठीक है, तो प्लानिंग से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलता है। प्लानिंग में मैनेजर्स जब डिसीजन लेने जाते होते हैं, तो वो काफी बातों को सोच के डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, उसके लिए फास्ट होता है तुम्हारा। ये पांच पॉइंट आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है जी, कैसा तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। बस एक पॉइंट लिखवाया है मैंने इसमें, बाकी नोट्स मिल जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूं। अब है तुम्हारा प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आज एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, बहुत ही बदमाश बच्चे ने, बहुत बदमाश बच्चा है कोचिंग में। उसने एक क्वेश्चन भेजा था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा।
बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 21 नंबर, पढ़िए। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हुज बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट इन टू फंक्शंस ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड। ठीक है रिद्धि, ध्यान देना। 21 नंबर में ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट का ऐसा कौन सा लेवल है जिसका काम होता है कि जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करो और उनके ऑब्जेक्टिव सेट करो और उसके फंक्शंस को कंप्लीट किया जाए। तो क्या लगता है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा? चौबे जी बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रहा है? लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा क्या? लोअर तो होगा नहीं, या तो टॉप होगा या तो मिडिल होगा। ठीक है चौबे जी, यस सर। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा? एक बार में माइक नहीं ऑन करते हैं आप। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा वहां पे, टॉप या मिडिल? टॉप, मिडिल होगा उसमें। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा। टॉप का काम होता है पॉलिसी बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। ठीक है तो ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है ये। तो रिद्धि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर तुम लिख लो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और मिडिल लेवल का दो फंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना, गोल टारगेट को स्टैब्लिश करना। क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ठीक है क्वेश्चन 21 में, क्वेश्चन 21 मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और देखो उसमें आंसर भी दे दिया है, बेवकूफ वाला है जो क्वेश्चन सेट करने वाला, कितना बेवकूफ है। यहाँ पे दो फंक्शन भी दे दिया है। whose basic task is to disintegrate diverse element and coordinate the activities of different department। ये दो फंक्शन भी इसका इसने दे दिया है। इसी टॉपिक को यहीं पर आंसर में लिख देना है। उसका दो काम क्या होता है कि टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हो गया आंसर। और क्वेश्चन का भी आंसर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। ठीक है तो ये आंसर तुम रिद्धि लिख लेना, इसको तुम्हारा ही क्वेश्चन था ये। और एक और क्वेश्चन था इसमें, चलिए अब नहीं है ना, चलिए और नहीं है। आते हैं अपने वापस अपने पुराने टॉपिक पे जो पढ़ रहे थे हम लोग। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लानिंग का लिमिटेशंस क्या होती है, प्लानिंग में दिक्कत क्या है, कमी क्या है। ठीक है तो सबसे पहली बात है ना, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड का मतलब क्या होता है ना, थेथर, जिसको चेंज नहीं किया जा सके। ठीक है एकदम कठोर, रखा गया तो रखा गया, रिजिड एकदम, जिसको मूव नहीं किया जा सके, जिसको अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सके। ठीक है तो देखिए वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। एक बार प्लान्स को बनाया जाए, अगर बना लिया जाए और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन उससे बन जाए, ठीक है उसके बाद मैनेजर उसको जल्दी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है कहने मतलब क्या होता है, देखो प्लान एक बार अगर बन जाए ना, फिर उसको तुम तुरंत तुरंत चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसे समझो, मैंने आज अब मुझे पढ़ाना है, ठीक है मुझे आप लोग के बाद 2 क्लासेज और लेनी होती हैं, 2 बैचेज और लेने होते हैं, फिर शाम में 3 बैचेज और लेने होते हैं। ठीक है तो मैंने आप लोग मान चलो कि मैंने सबका टाइम टेबल बना दिया कि पहले इस बैच को पढ़ाऊंगा, फिर इस बैच को पढ़ाऊंगा, फिर इस बैच को पढ़ाऊंगा, शाम में इस तरीके से पढ़ाऊंगा। अब एकाएक कोई बच्चा बोले सर मेरा टाइमिंग चेंज कर दीजिए, तो मेरे लिए चेंज करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के प्लान बना के किया था। और अगर मुझे कभी कुछ तुरंत चेंज करने की आवश्यकता हो जाए तो वो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है इसीलिए क्या होता है ना, प्लानिंग से क्या होती है, रिजिडिटी आती है। ठीक है once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them। एक बार प्लान अगर बन जाता है तो फिर फ्यूचर में उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for organization। This rigidity plan may create difficulty। ठीक है और ये पॉइंट ये कर रहा है कि भैया एक बार आपने अगर सोच लिया कि आप चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन कल को ऐसा हो कि मान के चलो कि बिजनेस में किसी तरीके का चेंज हो गया, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो गया, कानून चेंज हो गया, और आप कह रहे हो कि मैं चेंज नहीं करूंगा अपने प्लान को, मैं उसी प्लान पर रहूंगा, उससे तो फिर आपके गोल टारगेट तो अचीव नहीं हो पाएंगे ना। तो यही बात यहाँ कर रहा है कि प्लानिंग में तुरंत तुरंत चेंज करना, आसानी से चेंज करना संभव नहीं हो पाता है, और इसी से नुकसान होने का खतरा रहता है। ठीक है तो पहला पॉइंट ये पूरा लिखना है आप लोगों को।
दूसरा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो पहले वाले पॉइंट का ही दूसरा रूप है कि देखो डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील। अच्छा गलती हो गया, सील ऐसे होगा। परिवर्तनशील, जो तुरंत जहां पे बहुत ही जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है। तो प्लानिंग ऐसी जगह में काम नहीं करेगा जो इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक में है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा, एक बार प्लान बन जाता है तो फिर उसको चेंज करना, उसमें चेंज करना संभव नहीं हो पाता है। तो प्लानिंग कभी भी ना डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि business environment is very dynamic as there is continuously changes taking place in economic, political and legal environment. It becomes very difficult to forecast these future changes. प्लान में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। अगर कोई चेंज है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहा है, काफी रैपिडली हो रहा है, तो फिर वैसे सिचुएशन में प्लान्स बनाने में कोई फायदा होगा नहीं। क्योंकि प्लान बनाओगे फिर कल को कुछ और चेंज हो जाएगा, फिर तुरंत प्लान तुम बनाने लायक रहोगे नहीं। क्योंकि प्लान बनाना बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा काम होता है, बहुत एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन रखना पड़ता है। इसीलिए प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट काम नहीं करता है। देखता हूँ और आसान आसान पॉइंट क्या होगा। देखो, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। एक बार देखो, विद द प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। देखो एक बार अगर तुमने प्लान डिसाइड कर लिया, उसके बाद फिर उसके बारे में दूसरा चर्चा या बात नहीं होता है। एक बार डिसाइड कर दिया कि काम इस तरीके से करना है, तो लोग लग जाएंगे काम करने में। उसके बाद मैनेजर को तुम तुम्हारा, मैं तुम्हें बोला कि सर हमको लग रहा है कि आप ऐसे काम कर लो, वैसे काम कर दो, तो लोगों के ना ओपिनियन से या नए आइडियाज को ना फिर वो लोग जगह नहीं देते हैं। उनको बस एक ही प्लान से ही चलना है बस। इससे क्या होता है ना, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, न्यू आइडियाज। न्यू आइडियाज, थॉट्स। ठीक है, एक बार प्लान बन गया, उसके बाद उसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो तुमको अगर न्यू आइडिया आ भी रहा है, न्यू थॉट आ भी रहा है, उसको प्लान में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि तुम अगर न्यू आइडिया को शामिल करोगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा प्लान ही तुमको चेंज करना पड़ जाए। इसीलिए क्या होता है, ये लोग रिजिड हो जाता है, और रिजिडनेस से क्या आती है, क्रिएटिविटी धीरे धीरे क्या होती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, the manager do not take any initiative to make changes in the plan according to the changes prevailing in the business environment. They stop giving suggestions and new ideas to bring improvement in working because the guidelines of working are being given in planning only. एक बार प्लान बन गया तो सबको आंख बंद करके उसी प्लान पे चलना है। ठीक है, भले बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो भी गया हो। ठीक है, इसीलिए इससे क्या होता है ना, क्रिएटिविटी कम होता है, लोग फिर नए आइडियाज की फिर कोई जगह इसमें नहीं होती है। चौथा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो प्लानिंग कोई सस्ता काम नहीं है, प्लानिंग बहुत ही महंगा काम होता है। प्लानिंग में तुमको बहुत ही स्टडी करना पड़ता है, बहुत सी डेटा को स्टडी करना पड़ता है। तुमको पिछले साल का परफॉर्मेंस को स्टडी करो, तुम किसी एक्सपर्ट आदमी को हायर करते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, काफी महंगा हो जाता है, काफी कॉस्टली होता है। इसलिए हर कंपनी प्लानिंग नहीं कर सकती है, जो छोटे मोटे स्केल के उन्हें नहीं करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी दिस प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, प्लानिंग बहुत ही खर्चीला प्रोसेस होता है। सो इट इज अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इफ द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग आर मोर देन द कॉस्ट देन इट शुड नॉट बी कैरिड ऑन। अगर प्लानिंग तुम करवा रहे हो और प्लान करने में ही तुमको खर्चा इतना ज्यादा हो गया कि तुमको उससे फायदा फायदा कम हो गया, खर्चा ज्यादा, उस केस में प्लानिंग को नहीं किया जाता। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहां तक बस लिख लेना। यहाँ से जो टिक मैंने मारा है, ये नीचे लाइन रहने दो, नीचे लाइन रहने का लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ से यहाँ तक बस फेयर कर लेना। प्लानिंग क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जब भी कोई प्लान बनाना होता है ना, तो बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। Planning process is a time consuming process because it takes long time to evaluate the alternative and select the best one. जब आप प्लान बनाने बैठते हैं ना, तो आपको एक चीज को करने के ना 4 5 10 6 तरीके मिलते हैं। ठीक है, आपको सारे मेथड को स्टडी करना पड़ता है, सबको बहुत ही थॉरोली जांचना पड़ता है, सबका कंपैरिजन करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाते हो क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग को डेवलप करने में बहुत ज्यादा ही समय लग जाता है, इसलिए क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये 5 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। जिज्ञासा स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं लिया?
जिज्ञासा, आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया? फटाफट आंसर हाँ दो। सर। चलो बढ़िया। चलिए ये तो हो गया, ये हो गया। आते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। एक काम करो ना, नोट्स से ही पढ़ाऊंगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, नोट्स में आज मंगवा लूंगा। आज के टॉपिक लेते ही रहने दो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो रुके रहेंगे, मैं उनको भी बता दूंगा अगले चैप्टर में क्या क्या फेयर करना है। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग आज की क्लास के लिए इतना रहने दीजिए। शाम में 4:30 बजे वाला क्लास, 4:45 वाला क्लास ध्यान से याद से ज्वाइन कर लेना। और रिद्धि तुम्हारा इकोनॉमिक्स का क्लास भी चलेगा, तो आप 4:45 से 6 बजे तक रहिएगा और फोन चार्ज करके रखना। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही रहने दो, बाकी के नोट्स मैं मंगा लेता हूँ, तो फिर उसी से आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, कल कंप्लीट कर दूंगा ये चैप्टर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं अब। बाय बाय। तुमको रुकना है? हम्म। आप भी जा सकती हैं रिद्धि, हिंदी मीडियम वालों की पढ़ाई होगी अब। हेलो, हाँ क्लास एग्जिट कर दिए, हाँ ज्वाइन करो। वैसे मैंने एसजीपीटी का किताब ही खरीद लिया है ऑनलाइन, तो आज उसी से तुम्हें बताऊंगा। यही है ना तुम्हारा सचिन, हिंदी मीडियम वाला किताब? ऐसा ही है ना दिखने में? यस सर। तो चैप्टर 2 लिख रहे थे ना? यस सर। अच्छा सचिन, एक काम करो, एक वेबसाइट खोलो अपने क्रोम में, fast.com, और इस कितना स्पीड आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो। अच्छा ये चैप्टर 1 था, ठीक है। वन MB पर सेकेंड। ओ, ठीक है। पहला चैप्टर लिख लियो ना तुम तो? ये यस सर, लिख लिए हुए। और ये चैप्टर जो प्रबंध और की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड या ऑफ मैनेजमेंट, ये लिख लिया है? हाँ ये यस पहला ही सर। है ना शायद। यस सर, ये पहला ही है। कितना लंबा है बे, ये तो नीचे लिख के नीचे जा ही रहा, कंटेंट खोलना पड़ेगा। प्रबंध के सिद्धांत, वो उसी का लिख रहे हैं सर। इतना टाइम लगेगा लिखने में? आज कंप्लीट कर लेंगे। ये टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब लिखे हो कि नहीं लिखे हो? टेक्निक्स ऑफ यस सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, सब लिख लिए सर, थोड़ा ही बचा हुआ है लास्ट का। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, की हर काम का एक स्टैंडर्ड होता है और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से यस काम सर। करना चाहिए, ये सब था। यस सर। यस सर। ये टेलर और फ्यूल का देख लेना, अगर हो इसकी जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा मॉडल टेस्ट पेपर में तब डिस्कस करेंगे इसको। चलो ठीक है, बाकी कोई जरूरत नहीं लिखने का। एक ही दो क्वेश्चन आएगा ना, तो एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वही आता है, सारे नहीं आते हैं, इसीलिए इतना समय नहीं रहना। ओके सर। चैप्टर 3, प्रबंध और व्यावसायिक वातावरण।
ठीक है, यस सर। चलो अंडरलाइन करूंगा उसको, तुम भी अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। वातावरण अन्य घटकों का समूह है जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो संगठन कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। बताया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यस के सर। कंट्रोल बिजनेस से कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यही है तुम्हारा वातावरण, ठीक है। यस सर। व्यवसायिक वातावरण से आशय उन समस्त घटकों और शक्तियों परिस्थितियों के योग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, किंतु उन पर व्यवसाय संस्था को नियंत्रण नहीं होता। दो शब्दों में करना ना, ठीक ठीक ठीक, यहाँ तक अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ओके सर। इसका फीचर क्या है, डायनेमिक नेचर होता है, क्योंकि तुम जान ही रहे हो कि इन्वायरमेंट क्या है, परिवर्तनशील है, उसमें रोज परिवर्तन होगा। जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एक साथ बहुत सी चीजें मिली होती हैं, इसको समझना थोड़ा आसान काम नहीं होता है। इसमें जोखिम होती है, इसमें संभावनाएं भी होती हैं, ये भी है, ठीक है। बिजनेस यस इन्वायरमेंट सर। में क्या होती है, अपॉर्चुनिटी भी होते हैं और रिस्क भी होता है, ठीक है। और तुम ना इंग्लिश भी याद यस करके सर। लिखना साथ साथ में, इंग्लिश हिंदी के साथ इंग्लिश देना तो मार्क्स ज्यादा आएगा फिर। जोखिम में अनिश्चितताएं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। चौथा पॉइंट क्या है, पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंस। सारे बिजनेस इन्वायरमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। व्यवसाय तथा यस पर्यावरण सर। एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। व्यवसाय तथा पर्यावरण दोनों में चोली दामन का संबंध होने के कारण एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। चोली और दामन, वाह। न तो व्यवसाय पर, यही ऐसे ही पढ़ाएगा फिर, भोजपुरी गाना ही लिख देगा फिर। अब ये देखो, रुकावटें एवं अवसर, ये छठा पॉइंट में वो लिख लेना, पांचवें पॉइंट में। व्यवसायिक वातावरण रुकावटें एवं अवसर दोनों उपलब्ध कराता है। रुकावटों में हम अवस्थापना, सरकारी नियमन, श्रम प्राप्ति आदि को सम्मिलित करते हैं। अवसरों में हम आधुनिक, ये मेमोरी, इसको लिख लेना, ठीक है। कि बिजनेस ओके एनवायरनमेंट सर। में अनिश्चितता, जोखिम तो होती है, साथ साथ में संभावनाएं भी होती हैं। तो बस वो हेडफोन लेकर नहीं आए हो क्या? नो सर, बारिश हो रहा था सर, हम कैसे कैसे हम आए हैं, हेडफोन कहाँ से ले आते सर। अच्छा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या है। तो पहला है कि अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक है। समूचा व्यवसाय अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं खतरों से भरा हुआ है। पग पग पर व्यवसायी को इनका सामना करना पड़ता है। यदि व्यवसायी को यथा समय इनकी जानकारी हो जाए तो वो इनका मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर सकता है और सफलता पा सकता है। इनकी जानकारी उसे व्यवसाय वातावरण के माध्यम से मिल जाती है। हो गया, उदाहरण नहीं देना तुमको, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है सर। ठीक है। दूसरा, यस व्यवसाय सर। का लाभार्जन, उत्तरजीविता व विकास। लाभ कमाना व्यवसाय का सर्वोपरि आर्थिक उद्देश्य होता है और व्यवसाय को कायम रखने के लिए उचित और पर्याप्त लाभ आवश्यक है। व्यवसाय के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि वो लाभ अर्जित करे और अपने व्यवसाय को बनाए रखे, बल्कि यह भी आवश्यक है कि व्यवसाय का निरंतर विकास और विस्तार होता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि कंपनी के वातावरण के आंतरिक और ठीक, हटाओ। तो देखिए, व्यवसाय का लाभ कमाना व्यवसाय का सर्वोपरि उद्देश्य होता है और व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त अवसर होता है व्यवसाय के लिए। नहीं, ठीक है, ये पूरा लिखना पड़ेगा, अच्छा पॉइंट है ये। इसमें 3-4 पॉइंट मिलाकर लिख दिया ना, एक साथ 3 पॉइंट है। लाभार्जन है, प्रॉफिट भी कमाना है, उत्तरजीविता सर्वाइव भी करना और विकास भी करना। तो उसके लिए तुमको बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने भी छोटे छोटे फैक्टर हैं, घटक है, छोटे से छोटे, सबका तुमको डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यही पॉइंट को यहाँ बता रहे सर। हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी देने में सहायक। प्रत्येक व्यवसाय में सुदृढ़ता तथा कमजोरी दोनों प्रकार के तत्व मौजूद होते हैं। व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करने के लिए व्यवसाय को जानकारी होती है। हाँ, ठीक है, ये पूरा लिख लेना। चौथा, वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग। व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है कि वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों चुनौतियों का सदुपयोग किया जाए। हम यहाँ पर निरमा के केस का उदाहरण लेते हैं। निरमा कंपनी ने लघु इकाई को मान्यता प्राप्त करने से, यार ये निरमा के बारे में नहीं लिखना है। सर। देखो, तुम इसमें ना थोड़ा सा अपने से बनाना पड़ेगा, पहले तुम यहाँ तक लिख देना, ठीक है। तो यस यहाँ सर। तक क्या कर रहा है इसको समझते हैं। व्यवसाय का सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का सदुपयोग किया जाए, ठीक है। इसके बाद तुम ये लिखना, यदि व्यवसाय उन उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग किया करेगा तो उसे, वह मार्केट में सबसे सफल हो सकता है और अपने प्रतियोगियों से, ठीक है, इस रेस में यस सर। सबसे आगे खड़ा रहेगा,
ठीक है। जो बिजनेस वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का को सबसे पहले खोजता है, उसका लाभ उठाता है, वह बिजनेस में सबसे सक्सेसफुल होता है। ठीक है, इस बात को ऐसे लिख देना अपने से थोड़ा एक्सप्लेन करके। ठीक है, यस सर। पांचवा पॉइंट, भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। हेल्प इन, भावी मतलब क्या होता है, होने वाला। ठीक है, जैसे कि ये तो भावी राजकुमार है, मतलब भविष्य में बनने वाले हैं। तो देखिए, हेल्पफुल इन फॉर्मेटिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। जैसे मान के चलो तुम बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन कर रहे हो, तुमको पता चला कि ये खतरे हो सकते हैं, ये संभावना है, तो भविष्य में हमको फेस करनी पड़ेगी, तो तुम उसके लिए आज से तैयारी करना शुरू कर दोगे, हाँ या ना। यस सर। जब आज ही तैयारी करोगे तो तुम कल को तुमको उस चीज से तुमको अगर फेस करना है, वो चीज से तुमका मुकाबला कल के डेट में होगा, तो तुम आज ही अपना प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कर दोगे ना। हम अपने स्ट्रेटेजी का निर्माण तो आज से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यस तो सर। यही करा। मोर्चाबंदियों के द्वारा व्यावसायिक वातावरण के संबंध गुणात्मक सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं और उनका उपयोग भावी योजनाओं को तैयार करने में किया जा सकता है। समझे बात? यस सर। अंडरलाइन कर लिए? यस सर। चलो, अब आता है व्यवसाय वातावरण के प्रकार और अंग। तो देखो, दो प्रकार के होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ठीक है, पता है सीबीएसई में इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, सीबीएसई में सिर्फ एक्सटर्नल पढ़ना है। लेकिन चलो ठीक है, तुम लोग को सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है, तो लिख लो। तो देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। इंटरनल इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? एक्सटर्नल। इंटरनल होता है कि जो कंपनी के अंदर में होता है। ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर है। जैसे मान लो मेरा कोचिंग है, मेरे कोचिंग का फीस क्या होगा, ये तो मेरे हाथ में है। यस सर। कोचिंग का पॉलिसी क्या होगा, कैसे पढ़ाना है, टाइम टेबल क्या सेट करना है, ये मेरे हाथ में है। तो यस ये सर। कौन सा फैक्टर है? ये सारे फैक्टर क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट में जो बिजनेस के नियंत्रण में रहते हैं। समझे बात? इसके यस बारे की यस मौसम, सर। जैसे मौसम हो गया, वो मेरे नियंत्रण में तो नहीं है, तो मौसम कैसा यस फैक्टर है? सर। एक्सटर्नल फैक्टर है। एक मिनट, देखिए, आंतरिक वातावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रबंधक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि बाह्य वातावरण में व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। तुमको ना इंटरनल इन्वायरमेंट ये नहीं लिखना है, बस ये लिखना, आंतरिक वातावरण को प्रबंधक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, फिर इसका यहाँ से लिख यस देना, सर। आंतरिक वातावरण में व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के अंदर ही होते हैं एवं जिन पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है। आंतरिक वातावरण के अध्ययन के लिए इनकी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। ये घटक निम्नलिखित हैं, इसमें से 2-3 पॉइंट लिख देना। ठीक है, अब आता है बाह्य वातावरण। बाह्य मतलब जो कंपनी के बाहर में, जिसके ऊपर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह है जो संगठन का प्रत्यक्ष प्रभाव और नियंत्रण से परे होते हैं, परंतु जो इसकी कार्य प्रणाली को सशक्त ढंग से प्रभावित करता है। इस प्रकार बड़ा वातावरण में व्यक्तियों, समूह, एजेंसियों, घटनाओं के दशांश शामिल किया जाता है जो संस्था की कार्य प्रणाली को बार बार संपर्क में आते हैं। बाहरी वातावरण दो भाग में होता है, एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, एक मैक्रो होता है। सूक्ष्म इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं, सूक्ष्म वातावरण का अभिप्राय ऐसे वातावरण से है जिनके अंतर्गत उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय का नजदीकी संबंध होता है तथा ये घटक प्रत्येक व्यवसायिक की इकाई को अलग, जैसे कस्टमर। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मेरा कोचिंग है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, मेरे यहाँ कोई स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट बोला सर कितना पैसा लीजिएगा, मैंने बोला कि 10,000 रुपये लूंगा। बोला नहीं सर मैं 10,000 नहीं दूंगा, मैं आपको 9,000 रुपये दूंगा, पढ़ाना तो पढ़ाई, नहीं तो हम जा रहे कहीं और। मैं क्या करूंगा, अरे यार छोड़ो हटाओ पढ़ लो। समझे कि नहीं बात? यस सर। तो कस्टमर ने मुझे अफेक्ट किया कि नहीं किया? किराना की दुकान पे कोई यस सर। ग्राहक जाता है, वो बोलता है कि भाई मुझे सामान चाहिए लेकिन मुझे उधार में चाहिए, मैं तुम्हें सामान कल परसों एक हफ्ते बाद पैसा दे दूंगा। तो तुम उधार पे सामान दोगे कि नहीं दोगे? देखो, उधार हर कोई देता है, ठीक है, बिना उधार के बिजनेस नहीं होता है, उधार चलता है बिजनेस में। ठीक है, तो देना पड़ेगा यस तुमको। तो सारे लोग नहीं लूटते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग पैसा डुबा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आते हैं फिर पैसा लौटा भी देते हैं। तो कस्टमर बिजनेस को अफेक्ट किया। प्रतियोगी, तुम्हारा प्रतियोगी, तुम एक, जैसे मैं भी मान लो चलो पढ़ा रहा था 10,000 रुपये में, मेरा प्रतियोगी ने फीस को कर दिया 8,000 रुपया, सारे प्रतियोगी मेरे ने फीस घटा दिया 8,000, तो मजबूरी में मुझे भी अपना फीस घटाना पड़ेगा, हाँ या ना?
यस सर। तो ये हमको प्रभावित किया कि नहीं किया? लेकिन तो ये कौन सा Yes, sir. एनवायरनमेंट में आएगा? जो सूक्ष्म वातावरण में आएगा। ये मेरे व्यवसाय से इनका बहुत ही नजदीकी संबंध होता है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। समझे बात? यस सर। पूर्तिकर्ता, पूर्तिकर्ता किसको कहते हैं? सप्लायर को। सप्लायर हमको अगर सामान नहीं भेजेगा, तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुमको सप्लायर चाहिए ना, जो तुमको सामान सप्लाई Yes, sir. करे। यस सर। अगर वो सामान की कीमत बढ़ा दे, मेरा बिजनेस उससे प्रभावित हो जाएगा। यस सर। वो अगर घटा दे कीमत, तो भी मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा, अच्छे सेंस में यस सर। फायदा होगा हमको। यस सर। तो ये तो सूक्ष्म हो गया, जिससे बिजनेस का बहुत ही नजदीकी संबंध होता है और जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट कर देते हैं, लेकिन नियंत्रण में नहीं होते ये बिजनेस के फिर भी। ठीक है, समझ गए बात? यस सर। यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है कि तुम इसमें से 3 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ग्राहक, प्रतियोगी, पूर्तिकर्ता, यहाँ तक इसको लिख के एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, पहले यहाँ ठीक तक है कोट सर। करना, यहाँ तक पहले ऐसे लिख देना कि माइक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो ऐसे उदाहरण, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, यस सर। ठीक है, तब यहाँ तक लिखो आज, फिर बाकी अगले क्लास में लिखवाता हूँ। ठीक है, कल के क्लास में। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, बाय।